हेलो बेटा। अब हम गोस लॉ या गोस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि गोस लॉ की हेल्प से हम किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट लाइन चार्ज। ठीक है, या ये कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट लाइन चार्ज। मान लीजिए आपके पास एक कोई लाइन है, ठीक है, इस जिसकी लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? L। ओके बेटा, इसके ऊपर हमने कोई मान लिया कोई चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो भी यूनिफॉर्मली। ठीक है, पूरी लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्म रेट से चार्ज फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर इस पॉइंट P पर, यहाँ पर मान लिया कोई पॉइंट P, इस पॉइंट P पर इस लाइन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसके बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, इस लाइन चार्ज के बीच की और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, R। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन ऑफ वेरी लार्ज लेंथ। कहता है कि एक लाइन हमने मान ली जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी कि L लेंथ है, एंड हैविंग चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। और मान लीजिए इसके ऊपर कोई Q चार्ज यूनिफॉर्म रेट से फैला हुआ है। ठीक है, कितना चार्ज फैला हुआ है? Q। ओके, कंसिडर ए पॉइंट P एट a distance R at which we want to find out electric field। हमें क्या करना बेटा, एक पॉइंट P कंसिडर कर लेना है, इससे R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। ठीक है, इस लाइन से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, जिसके ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे हम? अब देखो मैंने पीछे ही अभी थोड़ी देर पहले गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट हमने करवाया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया, ड्रा ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L। अब लाइन चार्ज है, तो इस केस में अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रा करूंगा तो कैसा होगा, वो सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, तो ये मान लो ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, यानी कि ये जो सिलेंडर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, आपके गॉसियन सरफेस को। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बेटा, अब इस सिलेंडर के केस में हम इसके सिलेंडर के कितने फेस होगी जिस पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैं। ठीक है, ये दो क्रॉस सेक्शन है, एक अपर एक लोअर, और एक दूसरा इसका फेस। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, सिलेंडर, सॉरी लाइन चार्ज है, इसके चारों तरफ हमने क्या कर लिया, एक सिलेंडर ड्रा कर लिया। तो एक क्रॉस सेक्शन तो इधर होगा, एक दूसरा क्रॉस सेक्शन इधर होगा, और एक होल सरफेस जिसने इसको सराउंड किया हुआ है इसके बाहर से, जैसे कि पाइप का ऊपरी हिस्सा कह लो। ठीक है, तो दूसरा सरफेस वो होगा जिस पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम देखो बेटा, अब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसकी वजह से होगा, मैंने अभी बताया। क्या लिखेंगे हम, फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंड्रिकल सरफेस। सिलेंड्रिकल सरफेस, जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका होगा, पूरे इस लाइन चार्ज की वजह से, या कहिए या इस सरफेस का, इस सिलेंड्रिकल सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से होगा, सिलेंड्रिकल सरफेस की वजह से। एक बात, दूसरी बात क्या लिखेंगे हम, फ्लक्स लिंक्ड विद टू क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, ये दोनों क्रॉस सेक्शन है, एक एरिया क्रॉस सेक्शन ये, दूसरा क्रॉस सेक्शन ये। इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और एक उसको पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इन तीनों के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा पास क्या आ जाएगा, इस सिलेंडर का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे हम पीछे निकाल चुके हैं, आपको ध्यान होगा, पता होगा। अब देखो बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इधर मूव करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, या तो इधर या इधर, यानी कहने का मतलब भाई चारों तरफ इस लाइन के हर डायरेक्शन में। तो इस केस में इस पॉइंट P पे मैं कंसीडर करूं तो इस डायरेक्शन में इसकी वजह से मान लो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और अगर मैं एरिया वेक्टर मुझे यहाँ पर कंसीडर करना होगा तो एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये कह दिया मैंने एन कैप। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। ठीक है, एंगल कितना है, 0 डिग्री का। लेकिन जब मैं आगे बात करूँ, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन की, तो इस क्रॉस सेक्शन की बात मैं करता हूँ तो इस ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं तो EDS कोस ऑफ थीटा या ES कोस ऑफ थीटा। ठीक, तो कोस 90 क्या होता है, 0। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0।
इसी प्रकार इस केस की अगर मैं बात करता हूँ तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड में, ठीक है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो इसका भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से बचेगा, इसकी जो आउटर सरफेस है उसकी वजह से सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds प्लस में अभी मैंने क्या बताया, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसकी वजह से, इसके आउटर सरफेस की वजह से, ठीक है। प्लस में मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि जो चीज़ 0 है उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये मैंने कह दिया कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, ये मैंने लिख दिया नीचे फर्स्ट क्रॉस सेक्शन CS1 क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन की वजह से वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds प्लस में क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds ड्यू टू सेकंड क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये टोटल क्या है, पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस की वजह से। तो इसको मैं एज लिख देता हूँ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, बल्कि इस वेक्टर को खोल दो, इस डॉट प्रोडक्ट को खोल देंगे तो क्या आ जाएगा ई ds कोस थीटा प्लस में क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ CS1 ई ds कोस थीटा प्लस में क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई ds कोस ऑफ थीटा। ये चीज़ आपको पता है बेटा ऑलरेडी, ठीक है, सेकंड क्रॉस सेक्शन की वजह से। अब यहाँ पर देखो, जब इससे सिलेंड्रिकल सरफेस की हम बात कर रहे थे तो थीटा हमने क्या बताया था 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई ds कोस 0 1। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। थीटा की जगह क्या पुट कर दिया 0, कोस 0 क्या होता है 1, तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस में। अब यहाँ पर देखो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ C डॉट S1, ये क्या ई ds कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 फर्स्ट सरफेस की, ऊपर अपर सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एंगल देखो कितना है 90 डिग्री, कोस 90 क्या होता है 0, तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। इसी प्रकार सेकंड क्रॉस सेक्शन जो है नीचे वाला, उसकी वजह से क्या होगा ई ds कोस ऑफ 90 डिग्री, ये टर्म भी क्या हो जाएगी 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई ds, क्योंकि ये टर्म 0 और ये टर्म 0, तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर ई ds। नाउ अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम या गोस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता था हमारा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिंपली क्या कह सकते हो, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाई या ये कह सकते हो वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो बेटा जो आपको अच्छा लगे। क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से लिख देते हैं, और वो क्या होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या वो अपन में एल। तो यहाँ से मैं क्यों निकाल सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू में लैम्डा इंटू में एल, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। और अभी हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या आई थी, फाई इज इक्वल टू में क्या वो अपन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। तो इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पर लैम्डा इंटू एल, ठीक है, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या है हमारी लैम्डा एल, तो क्यू की जगह क्या पुट कर दिया लैम्डा एल अपन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आया था क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई ds, ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर किसके इक्वल आया लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी मैं थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन के अंदर चेंज बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको पता है गॉसियन सरफेस के केस में क्या लेना, हमें कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे इसको, तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा ई क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको पता है कि ये तो हमने क्या लिया कि कोई स्मॉल सरफेस एरिया ले लें हम ds, ठीक है, यहाँ पर तो उसका पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई RL, ठीक है, क्या होगा 2 पाई RL। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ई इजिकल टू में ई इंटू में 2 पाई RL, इसको कहो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को कंपेयर कर देंगे हम, तो क्या आएगा बेटा देखो भाई हमारा फाई किसके इक्वल आया था ई इंटू में 2 पाई RL, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन आपकी ये दिख रही है आपको क्या है लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, E इंटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल टू में लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इस एल से एन कैंसिल आउट, क्या होगा, इस 2 पाई आर को उधर ले जाओ क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू में लेमडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। तो अभी हमें क्या निकालना था, किसी भी लाइन चार्ज की वजह से या किसी भी कोई स्ट्रेट लाइन चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होगी, वो क्या होगी, लेमडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू में लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। ठीक है बेटा, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है ताकि हम न्यूमेरिकल्स करें तो उस टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसे अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी भी स्फेरिकल सेल की वजह से अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।